डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष के फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र अर्थात भौतिक विज्ञान के बारे में। हम देखेंगे भौतिक विज्ञान प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र यानी जिन स्टूडेंट का मेजर पेपर है उनका सेकंड, माइनर या ओपन इलेक्टिव यानी वैकल्पिक विषय या गौण विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। किसके अनुसार? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि आप बीएससी के विद्यार्थी हैं तो आपने यदि फिजिक्स को अपना मेजर विषय बनाया है या यदि हम लोग कहें कि आपने फिजिक्स को माइनर या ओपन इलेक्टिव बनाया है, तो यदि मेजर विषय बनाया तो सेकंड पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, और माइनर और ओपन इलेक्टिव यही सेकंड पेपर माइनर ओपन इलेक्टिव कहलाता है। और यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का टोटल ये पेपर है जिसमें 70 मार्क्स की आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगी। इस पेपर में टोटल 5 यूनिट है जिनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। तो अब मेरे साथ में आप लास्ट तक बने रहिएगा और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पांचों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट यूनिट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। यूनिट फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं गणितीय भौतिकी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द मैथमेटिकल फिजिक्स। इसके कौन कौन से अच्छे से प्रश्न उसकी तरफ चलते हैं जिनको आपको याद करना है। भौतिक विज्ञान में निम्न वैज्ञानिकों के योगदान तथा उसके जीवन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन फिजिक्स। विक्रम साराभाई, वारामीर और आर्यभट्ट के योगदान पर और उनके जीवन पर आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है, याद करना है। अगला क्वेश्चन है, सदिश और अदिश भौतिक राशियाँ क्या होती है समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट आर वेक्टर एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। थर्ड प्रश्न है, एकांक वेक्टर, शून्य वेक्टर, विस्थापन वेक्टर, स्थिति वेक्टर, ध्रुवण वेक्टर। इनके बीच में कामा लगाना मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो ध्यान रखना क्या क्या है। एकांक वेक्टर एक अलग टॉपिक है, शून्य वेक्टर एक अलग है, विस्थापन वेक्टर अलग है, स्थिति वेक्टर अलग है, ध्रुवीय वेक्टर अलग है और अक्षीय वेक्टर। इन सब पे आपको एक नोट लिखना है। क्लियर? तो राइट नोट ऑन द यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजिशन वेक्टर एंड पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। वेक्टरों का संयोजन कैसे किया जाता है और कितने प्रकार से होता है समझाइए। एक्सप्लेन हाउ वेक्टर आर कंबाइंड एंड इन व्हाट टाइप इट। वेक्टर वियोजन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय वेक्टर सेपरेशन। वेक्टर में अवकलन और समाकलन को समझाइए। एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन वेक्टर। गॉस की डाइवर्जेंसी प्रमेय समझाइए। एक्सप्लेन गॉस डाइवर्जेंसी थ्योरम। ग्रीन की प्रमेय को समझाइए। एक्सप्लेन ग्रीन थ्योरम। स्टोक की प्रमेय को समझाइए। एक्सप्लेन स्टोक थ्योरम। सिद्ध कीजिए कि दो वेक्टर ए तथा बी। साथियों, विद्यार्थियों, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब ये क्वेश्चन मेरे द्वारा टाइप किए गए थे तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि वेक्टर के लिए ये जो ए लिखा हुआ है इसके ऊपर इस तरीके से वेक्टर का सिंबल बनता है, एरो का साइन, और बी जो लिखा हुआ है उसके ऊपर भी एरो का साइन बनता है। तो जहाँ पर वेक्टर वर्ड आ रहा है वहाँ पर आप उसके ऊपर एरो का साइन बना लीजिए। तो यहाँ पर हम कह रहे सिद्ध कीजिए कि दो वेक्टर ए तथा बी के योग का परिमाण व दिशा उनके बीच के कोण पर निर्भर करती है तथा परिमाण अधिकतम a प्लस बी तथा न्यूनतम a माइनस बी हो सकता है। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर a एंड b डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम एंड द मैग्नीट्यूड कैन बी मैक्सिमम a प्लस बी एंड मिनिमम a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि वेक्टर a की x, y तथा z अक्षों से दिशात्मक कोजाएं क्रमशः l, m तथा n हो तो सिद्ध कीजिए कि a का एकांक वेक्टर निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। a इक्वल टू आई एल प्लस जे एम प्लस के एन तथा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो वेक्टरों के स्केलर तथा वेक्टर गुणन से क्या तात्पर्य है। यदि a इक्वल टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड तथा b इक्वल टू आई बी एक्स प्लस जे बी वाई तथा के बी जेड हो तो ए बी तथा ए एक्स बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है? वैल्यू ज्ञात करना है, वैल्यू प्रूव करना है। प्रश्न क्रमांक 13, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। प्रूव दैट a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तीन सदिशों के स्केलर तथा वेक्टर गुणन से क्या तात्पर्य, इनके मान ज्ञात कीजिए। What it means by scalar and vector multiplication of three vectors, find the value and given the geometrical interpretations। प्रश्न क्रमांक 15 है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इंटू सी
इक्वल टू ए इंटू सी बी माइनस बी सी ए। प्रश्न क्रमांक 16 है, ए बी तथा सी समतली वेक्टर है तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 0 होगा। प्रश्न क्रमांक 17 है, 2 तथा 3 चरों के फलन में समाकलन का अर्थ समझाते हुए कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों के ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फाइंडिंग इट कैन बी क्रिएशंस एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्रश्न क्रमांक 18 है, स्केलर क्षेत्र तथा वेक्टर क्षेत्र का अर्थ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इन्हें किस प्रकार से चित्रित किया जाता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड एंड फील्ड द एग्जाम्पल हाउ दे आर पेंड। वेक्टर समाकलन से क्या तात्पर्य, रेखीय पृष्ठीय तथा आयतन समाकलन का अर्थ समझाइए। व्हाट इज मीन बाय द वेक्टर इंटीग्रल। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। किसी स्केलर फलन के ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य, इसका भौतिक महत्व समझाइए। स्केलर क्षेत्र के ग्रेडियंट के और 2 उदाहरण लिखिए। तो व्हाट इज मीन बाय द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फंक्शन। एक्सप्लेन इट फिजिकल इंपॉर्टेंस, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ स्केलर फील्ड। तो फर्स्ट यूनिट के टोटल 20 क्वेश्चन थे, इसमें से लगभग यदि हम देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, मतलब उसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो टोटल यहाँ पर यदि प्रश्नों की संख्या देखें तो आप 12 से 13 प्रश्न ही आपको मिलेंगे। 12 से 13 टॉपिक है जिनको आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। यूनिट 2 जो दी हुई है, यूनिट 2 है, इकाई 2 है, दृढ़ एवं विरूपीन इकाइयों की यांत्रिकी, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज़। ये जो यूनिट 2 है ये 3 अलग अलग पार्ट में दी गई और तीनों अलग अलग पार्ट्स को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला पार्ट है 2.1 मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए कि 2 कणों का द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाले रेखा पर स्थित होता है तथा द्रव्यमान केंद्र से कणों की दूरियों का अनुपात उनका द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिफाइन सेंटर ऑफ मास, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट्स particle like on the line joining them and the distance of the particles from the center of mass are in inverse proportions to their masses। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन कण निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हो, इसकी गति की विवेचना कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 और 2 लगभग सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, डिस्कस इट्स स्पीड्स। एन कणों से मिलकर बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति वेक्टर लिखिए। सिद्ध कीजिए कि यदि निकाय पर बाह्य बल 0 है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल एंड प्रूव दैट इफ द external force of the system is 0 then the velocity of the center of mass system remaining constant। क्वेश्चन नंबर 4 थे, सिद्ध कीजिए कि एन कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग निकाय के कुल कोणीय संवेग तथा द्रव्यमान केंद्र के कोणीय संवेग में अंतर के बराबर होता है। प्रूव दैट द फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखीय संवेग किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि एन कणों से मिलकर बने किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बलों का परिणामी बल 0 होता है तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, प्रूव दैट इफ द रिजल्ट फोर्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स acting of system consisting of the n particle is 0 then the entire line momentum of the system is converged। क्वेश्चन नंबर 6 से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसका उदाहरण के लिए जेड नोदन को समझाइए। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम एंड एक्सप्लेन जेड प्रोपेलेंट एज एन एग्जाम्पल। रॉकेट की गति का सिद्धांत समझाइए तथा रॉकेट द्वारा प्राप्त अंतिम वेग के लिए निम्न सूत्र की स्थापना कीजिए। v = v0 + y log e m0 / m। जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ इसके आधार पर समझाइए कि एक स्टेज की तुलना में 2 स्टेज रॉकेट से क्या लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका इंग्लिश वर्जन नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। दर्शाइए कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में एन कणों के निकाय की कोणीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फॉर एन पार्टिकल रिमेनिंग अनचेंज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ फोर्स।
क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सटर्न जो एंगुलर मोमेंटम, इसका क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके थे। एन कणों से मिलकर बने निकाय का कुल कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए तथा इसके लिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम स्थापित कीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का एक उदाहरण दीजिए। फाइंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल एंड एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फॉर इट गिव द एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 10 है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है तथा इसे सिद्ध कीजिए। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड प्रूव इट। इसके आधार पर गैलेक्सी की आकृति समझाइए। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेन शेप ऑफ द गैलेक्सी। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 11 है भारी नाभिक के द्वारा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या कीजिए तथा निकट पहुंचने की दूरी का व्यंजक निर्गमित कीजिए। एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स explain the scattering of particle heavy nuclei and derive and the expressions for the distance of closest approach। अब चलते हैं हम 2.2 की तरफ। यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है वो 2.2 रिजिड बॉडी ट्रांसलेटर एंड रोटेटरी मोशन। सिद्ध कीजिए कि घूर्णन कर रहे ठोस गोले की घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा रैखिक गतिज ऊर्जा का अनुपात ER/ET इक्वल टू 2/5 होता है। क्या पता करना आपको? दैट द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल सॉलिड स्फीयर इज ER/ET इक्वल टू 2/K। क्वेश्चन नंबर 2 एक क्षैतिज तल पर लुढ़कते हुए ठोस गोले की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य? दृढ़ पिंड के गुणन गति को समझाइए। व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी? सिद्ध कीजिए कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग उस अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसका इंग्लिश वर्जन उसके नीचे दिया हुआ है। सेकंड पार्ट जो दिया हुआ बी, किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बल घूर्णन उस अक्ष पे परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे घूर्णन गति कर रहे पिंड की गतिज ऊर्जा को निगमित कीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द रोटेशनल मोशन। जड़त्व आघूर्ण संबंधित लंबवत अक्ष की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। राइट द थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रूव इट। प्रश्न क्रमांक 7 है एक समान आयतन पटल का गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली तथा उसके समतल के लंबवत अक्ष के परितः तथा पटल के तल के लंबवत व एक सिरे से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इंग्लिश वर्जन उसका आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक पतले वृत्ताकार वलय जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए जो उसके समतल लंबवत हो तथा गुरुत्व केंद्र से होकर जाती हो, उसके व्यास के अनुदेश हो और उसके स्पर्श रेखा के अनुदेश हो। क्वेश्चन नंबर 9 है एक पतली व एक समतल व ठोस वृत्तीय चकती यानी डिस्क का जड़त्व आघूर्ण तल के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः हो तो व्यास के परितः अपने तल से स्पर्श रेखा के परितः तल के लंबवत स्पर्श रेखा के परितः ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 एक पतले गोलीय खोल का जड़त्व आघूर्ण उसके व्यास तथा उसके स्पर्श रेखा के परितः ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 द्रव्यमान m त्रिज्या r तथा लंबाई l के ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण I है, उसकी ज्यामितीय अक्ष के अनुदेश इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली तथा ज्यामितीय अक्ष के लंबवत अक्ष से परितः ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 एक बेलनाकार खोल का जड़त्व आघूर्ण उसकी ज्यामितीय अक्ष के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए। तो टोटल इस सेकंड वाले पार्ट में 12 प्रश्न हैं। वैसे प्रश्नों की संख्या तो 3, 4 या 6 ही, अधिकतम 6 प्रश्न इसके अंदर, पर हुआ क्या इसके अंदर के रिपीट हो गए और अलग अलग तरीके से हमने पूछे, इसलिए प्रश्नों की संख्या 12 हो गई। अब चलते थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर जो हमारी 2 है उसका थर्ड पार्ट है 2.3 मैकेनिज्म ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ यानी इलास्टिसिटी। हुक का नियम लिखिए तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक एवं पायसन अनुपात की परिभाषा दीजिए। राइट हुक्स लॉ एंड द डिफाइन यंग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टिफनेस एंड द पॉइसन ऑफ रेशियो।
गैस के दो प्रत्यास्थाएं क्यों होती है? सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रत्यास्था की समतापी प्रत्यास्था से अनुपात उस गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं के निष्पादित के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, समांगी व समदेशिक पदार्थ में कौन से विभिन्न प्रत्यास्था गुणांक के उनमें परस्पर संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा लिखिए। सिद्ध कीजिए कि यंग प्रत्यास्था गुणांक y, दृढ़ता गुणांक n तथा पायसन अनुपात में निम्न संबंध है। प्रश्न क्रमांक 4, y = 2an ब्रैकेट के अंदर l + 0 लिखा है, इसको थीटा कर लेना आप लोग। ये जो 0 है इसको आपको क्या करना है, 0 को आपको थीटा पढ़ना होगा। थीटा का सिंबल आप अच्छे से जानते हो, इस तरीके से होता है, वो थीटा यहाँ पर 0 की जगह आपको थीटा कर लेना है। आगे चलते हैं। किसी खींचे तार के एकांक आयतन के आंतरिक स्थिति ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। Derive the expression for the initial potential energy of a unit volume of the stretching wire। किसी तार की विकृति आंतरिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए कि चाहे विकृति अनुदैर्ध्य आयतन अथवा अरूपण कोई भी हो, पिंड में की प्रति एकांक आयतन विकृत आंतरिक ऊर्जा बराबर 2 × प्रतिबल माइनस विकृति होती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, दो क्लैंपों के बीच कसी हुई धातु की छड़ को ठंडा करने पर आरोपित बल की गणना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, रबड़ के पायसन अनुपात ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि का वर्णन कीजिए, आवश्यक सूत्र भी दीजिए। एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर, ऐंठन कोण तथा अरूपण कोण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि अरूपण विकृति किसी बेलनाकार छड़ की सतह पर अधिकतम होती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसी बेलन में ऐंठन से क्या तात्पर्य? एक समरूप ठोस बेलन को ऐंठन के लिए आवश्यक बल आघूर्ण के लिए व्यंजक विगमित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11, दर्शाइए कि खोखले बेलन की ऐंठन दृढ़ता समान लंबाई, द्रव्यमान तथा पदार्थ के ठोस बेलन की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 12, मैक्सवेल की सुई द्वारा किसी तार के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, इस विधि से क्या लाभ है? प्रश्न क्रमांक 13, बंकन आघूर्ण किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए जबकि दंड का अनुप्रस्थ परिच्छेद आयताकार और वृत्ताकार है। प्रश्न क्रमांक 14, कैंटिलीवर से क्या अभिप्राय है? कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर तथा स्थिर सिरे की दूरी पर अवनमन के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, दोनों सिरों पर आधारित तथा बीच में भारित दंड के अवनमन सूत्र को निगमित कीजिए। 16, बार्टन उपकरण द्वारा किसी पतली छड़ की दृढ़ता गुणांक ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए, कारण दीजिए कि 17वां प्रश्न है, रबर की अपेक्षा लोहा अधिक प्रत्यास्था होता है, आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर। समान द्रव्यमान, समान लंबाई व समान पदार्थ में एक खोखली शाफ्ट ठोस शाफ्ट की तुलना में अधिक मजबूत होती है। एक समान परिच्छेद के एक कैंटिलीवर और उसके स्थिर सिरे के पास टूटने की संभावना अधिक होती है। छतों पर साधने के लिए गार्डर स्टील की बनाई जाती है तथा उसकी आकृति आई के समान होती है। आपने देखा होगा गार्डर की आकृति आई के समान होती है, ऐसा क्यों? तो प्रश्न क्रमांक आपका 17 है, इसमें आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। तो साथियों, वैसे इसमें आपने टोटल प्रश्न 2.3 में 17 देखे, पर यदि हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हुए। क्वेश्चनों की संख्या मात्र इसके अंदर 9 से 10 ही है। अब चलते हम यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 है फ्लूइड मैकेनिज्म यानी तरल यांत्रिकी। इकाई 3, द्रव के किसी वक्र पृष्ठ पर अतिरिक्त दाब का व्यंजक निगमित कीजिए तथा द्रव की बूंद, वायु के बुलबुले, साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव से क्या तात्पर्य? इसे ज्ञात करने के लिए जैगर की विधि को समझाइए। यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, टेंशन ऑफ लिक्विड लिखा है, इसको सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कह देना। एक्सप्लेन जैगर मेथड, फाइंडिंग द इनकॉर्पोरेटेड ऑफ नेसेसरी फार्मूला। केशिकी उन्नयन विधि द्वारा जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा आवश्यक सूत्र भी दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, आदर्श तरल किसे कहते हैं? यानी आइडियल लिक्विड किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि किसी नली में आदर्श द्रव को धारा रेखीय प्रवाह होने पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं द्रव के वेग का गुणनफल नियत रहता है।
प्रश्न क्रमांक 5, स्पर्श कोण किसे कहते हैं? किसी केश नली में द्रव के वक्र पृष्ठ की आकृति स्पर्श कोण पर किस प्रकार निर्भर करती है? प्रश्न क्रमांक 6, द्रव प्रवाह का सातत्य समीकरण लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। किसी बहते हुए द्रव में कौन सी ऊर्जाएं होती है? सिद्ध कीजिए कि घर्षण रहित धारा रेखी प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर द्रव के दाब, शीर्ष वेग, शीर्ष तथा गुरुत्व शीर्ष का योग सदैव नियत रहता है। प्रश्न क्रमांक 8, बर्नौली के प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। अगला, टॉर्सेली का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। बर्नौली के प्रमेय तथा एस्पिरेटर पंप की कार्यविधि समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर हवाई जहाज के पंखों की आकृति तथा मैग्नस प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, किसी तरल की शांतता से क्या प्रभाव पड़ता है? द्रवों तथा गैसों में शांतता के कारण स्पष्ट कीजिए। शांतता की विस्कोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड? शांतता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लीजिए। एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक से क्या संबंधित रखता है? शांतता गुणांक की परिभाषा दीजिए। द्रव की धारा रेखी प्रवाह के लिए पाइजूल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं? प्रश्न क्रमांक 15, यदि दो केश नलियों जिनकी लंबाई L1 व L2 है तथा जिनकी त्रिज्याएं श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में जोड़ी जाती है तो दोनों दिशाओं में द्रव प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि द्रव की शांतता प्रतिरोध पर ठीक उसी प्रकार नियम लागू होता है जिस प्रकार के विद्युत प्रतिरोध पर लागू होते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, किसी शांत तरल में गतिमान पिंड के लिए स्टोक का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी शांत द्रव में गिरती गोले की सीमांत चाल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न क्रमांक 17, इसमें आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखना है। सरफेस टेंशन पर, सरफेस एनर्जी पर, टेंजेंट एंगल पर और कैपिलिटी पे। प्रश्न क्रमांक 18 है, एक तरल पदार्थ की मुक्त रूप में गिरते हुए लघु गोलों के अत्यंत वेग में मापकर तरल का शांतता गुणांक कैसे निर्धारित किया जा सकता है? प्रश्न क्रमांक 19, अंतराण्विक बल तथा निकटतम पहुंच की दूरी से क्या अभिप्राय? अंतराणुक बलों की प्रकृति का निर्धारण स्थितिज ऊर्जा दूरी वक्र की सहायता से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 20, आखिरी प्रश्न है, किसी द्रव के पृष्ठ की शांतता तथा पृष्ठ ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? सिद्ध कीजिए कि द्रव के पृष्ठ को बढ़ाने के लिए किया गया कार्य पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि के अनुसार होता है। तो ये टोटल प्रश्नों की संख्या वैसे तो 20 है, पर यदि हम लोग देखेंगे ढंग से तो इसमें एक तो पृष्ठ तनाव के लगभग हमने 5 से 6 प्रश्न देखे हैं और इसी तरह शांतता के भी हमने 4 से 5 प्रश्न देखे हैं। तो उन प्रश्नों को यदि हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या मात्र 11 से 12 हो जाती है। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 के बाद यूनिट नंबर 4 में गुरुत्व विभव और केंद्रीय बल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द सेंटर फोर्सेस। एक पतले गोलीय कोश के कारण गुरुत्व विभव की दूरी के साथ परिवर्तन को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ग्राफिकल शोज द चेंज विद डिस्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्पेरिकल शेल। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा से क्या तात्पर्य? m द्रव्यमान व r त्रिज्या के एक ठोस गोले की स्व ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, केपेलर के ग्रहों की गति संबंधित नियम क्या है? 4, यदि गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम के स्थान पर व्युत्क्रम घन नियम का पालन करता है तो केपलर का कौन सा नियम लागू होता है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, संरक्षी और असंरक्षी बल से क्या तात्पर्य है? प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव लिख सकते हैं इसके लिए आवश्यक शर्तें दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य? संरक्षी बल क्षेत्र ए में किसी कण की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक को निगमित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल के अंतर्गत निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा अचर रहती है। प्रश्न क्रमांक 8, एक अकेले कण के लिए ऊर्जा संरक्षण नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध भी कीजिए। यानी आपको क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बलों के अंतर्गत n कणों से मिलकर बने निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है। प्रश्न क्रमांक 10, केंद्रीय बल क्या है? यानी व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स? सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल संरक्षी होता है।
क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय बल किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल द्वारा किसी कण को एक बंद मार्ग में ले जाने पर किया गया कुल कार्य शून्य होता है। प्रश्न क्रमांक 12, केंद्रीय बल किसे कहते हैं? देखो केंद्रीय बल के लगातार प्रश्न है पर अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पर उनको प्रेजेंट कर रखा है। केंद्रीय बल किसे कहते हैं? केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान किसी कण के लिए सिद्ध कीजिए कि कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि संरक्षित रहती है। एक और प्रश्न है, केंद्रीय बल के ऊपर ही है, केंद्रीय बल से क्या अभिप्राय है? केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान किसी कण के लिए सिद्ध कीजिए कि कण की कोणीय संवेग अचर रहता है, कण की गति एक नियत तल में होती है, कण के क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्युत्क्रम वर्ग बल से क्या अभिप्राय है? सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रम वर्ग बल से अंतर्गत गतिमान कणों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। प्रश्न क्रमांक 15, दो द्रव्यमान कण P व Q एक दूसरे को केंद्रीय बल द्वारा आकर्षित करते हैं, निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र तथा निकाय की गति की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, द्विकण निकाय के समानित द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है? एक उदाहरण सहित इसके भौतिक अर्थ को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17, गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से m द्रव्यमान के कारण दूरी पर स्थिति किसी बिंदु और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8वां, एक पतले एक समान गोलीय खोले के कारण इसके अंदर, इसके पृष्ठ पर तथा इसके बाहर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव एवं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए तथा इनके विचरण आरेख भी खींचिए। प्रश्न क्रमांक 19, एक समान ठोस गोले के कारण, पहला पॉइंट है गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए। इन बिंदुओं पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव का मान इसके पृष्ठ मान के 3/2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, गुरुत्वीय स्व ऊर्जा से क्या तात्पर्य? एक ठोस गोले की गुरुत्वीय स्व ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक समान गोलीय खोल तथा गुरुत्वीय स्व ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22, केपलर के द्वितीय नियम को लिखिए तथा इससे सिद्ध कीजिए। 23, केंद्रीय बल, वापस केंद्रीय बल का क्वेश्चन आ गया। केंद्रीय बल से क्या तात्पर्य? सिद्ध कीजिए कि सूर्य की परितः केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहे ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है। क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त काल से संबंधित केपलर का तृतीय नियम लिखिए। और 25 लास्ट क्वेश्चन है 4th मिनट का, ग्रही गति के संबंध में केपलर के नियम को समझाइए तथा इसकी सहायता से गुरुत्वाकर्षण के नियम का निगमित कीजिए। हमने यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन देखे पर क्वेश्चन की संख्या 12 ही है क्योंकि एक केंद्रीय बल और केपलर के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन बार बार उसको रिवाइज किया, अलग अलग तरीके से हमने उनको प्रेजेंट किया। चलते हैं आखिरी यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 5, सापेक्ष यांत्रिकी और खगोल भौतिकी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। सबसे सरल यूनिट इस पूरे पेपर की यही है। क्या है इसके अंदर? तो राइट कॉमन कमेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है इसके अंदर? पहला पॉइंट है, दृश्यमान ब्रह्मांड का आकार लगभग कितना है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बताइए। सूर्य का व्यास क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? पार्केस को परिभाषित कीजिए। विशालकाय गैस का बादल क्या है? किसी तारे की टी-टोरी अवस्था कब शुरू होती है? सफ़ेद बोना तारा क्या है? लाल विशालकाय तारा क्या है? ब्लैक होल क्या है? न्यूट्रॉन तारा क्या है? सफ़ेद बोने तारे का एक उदाहरण दीजिए। खगोलीय दूरियों को कैसे मापते और खगोलीय दूरी की इकाई बताइए। तारे के जीवन चक्र की प्रथम 3 अवस्थाओं को समझाइए। तारे के जीवन चक्र की अंतिम 4 अवस्थाओं को समझाइए। सुपरनोवा क्या है? चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? HAR आरेख बनाइए, वो बताइए कि इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। बिग बैंग थ्योरी की प्राथमिक विचार बताइए। सूर्य के भौतिक गुण लिखिए और सूर्य के रासायनिक गुण लिखिए। तो पहले प्रश्न में हमने 21 प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों का समावेश किया है। और अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ब्रह्मांड क्या, ब्रह्मांड में क्या क्या है और इसका आकार कैसा है। प्रश्न क्रमांक 3, तारे के जीवन चक्र को विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 4, राइट ब्रीफ कमेंट, चंद्रशेखर सीमा, HR आरेख, लाल विशालकाय तारा, सफ़ेद बोना तारा और ब्लैक होल। तो ये टोटल यहाँ पर जो हम लोगों ने इस यूनिट में 4 प्रश्न देखे हुए, तो प्रश्नों की संख्या यदि हम लोग देखें तो 24 है। बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं। टोटल
यहाँ पर आप लोगों ने ये 5 मिनट देखिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे।